चलें अब बात करते हैं कॉइन्स एंड किंग्स के बारे में। इस टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि भारत में कॉइनेज किस तरह से इंट्रोड्यूस हुआ, सिक्के किस तरह से चलना शुरू हुए या फिर यूँ बोलना चाहिए कि मुद्रा किस तरह से इंट्रोड्यूस हुई एंड इसने फिर ट्रेड को किस तरह से इन्फ्लुएंस किया या इम्पैक्ट किया। आगे चलकर फिर ये सिक्कों की मदद से हम लोग किस तरह से उस टाइम पीरियड के एंशिएंट इंडिया के कई सारे राजाओं के बारे में पता कर सकते हैं, उनके एम्पायर के बारे में पता कर सकते हैं, किस तरह से वो अपने शासन को चला रहे थे समाज में उस वक़्त में, किस तरीके की सर्कमस्टेंसेस थी, इन सिक्कों की मदद से हम लोग उसको कैसे रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वो भी हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। तो शुरू करते हैं सर। Trade was further facilitated by introduction of coinage. Punched mark coins 6th century before Common Era, made of silver and copper, were the earliest to be minted and used. तो एक तो हम लोगों ने इसके पहले वाले टॉपिक में देखा कि भारत में बड़ी मात्रा में व्यापार हो रहा था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अलग-अलग महाजनपदों के बीच में आपस में भी काफी ज्यादा व्यापार चल रहा था। साथ ही साथ सेंट्रल एशिया के साथ, चाइना के साथ, साउथ ईस्ट एशिया के साथ, मिडिल ईस्ट के साथ, अफ्रीका के साथ में भी हमारे व्यापारिक संबंध बन गए थे और काफी बड़ी मात्रा में हम लोग इनसे ट्रेड कर रहे थे। एक एडवांटेज जो हमारे फेवर में था वो ये था कि हम ज्यादा सामान इन लोगों से खरीदते नहीं थे और काफी बड़ी मात्रा में सामान एक्सपोर्ट करते थे। बदले में हमको काफी सारा सामान ये लोग अपना देकर जाते थे, साथ ही साथ हमारे पास में सोना और चांदी भी जो है बदले में आता था। मगर ये सारी की सारी चीज या ये जो सारा का सारा व्यापार हो रहा था ये बार्टर सिस्टम के तहत में हो रहा था। हमने भी देखा कि ये सारा जो सामान है प्रोमिनेंटली हम लोग एक्सपोर्ट किया करते थे और इसके बदले में हमको काफी पैसा या कमाने को मिलता था, इस सेंस में कि हमें सोना चांदी काफी मिल जाता था इन सामानों के बदले में, या फिर हम लोग एक्सचेंज में अगर हमें उनसे कोई सामान चाहिए होता तो हम लोग ले लेते थे। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है बार्टर सिस्टम कहलाता है। ये पूरा जो व्यापार का तरीका है, एक चीज दे दो उसके बदले में दूसरी ले लो, ये बार्टर सिस्टम कहा जाता है। अब ये जो सिस्टम है एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही अपने काम आता है, उसके आगे वो अपने काम नहीं आता। बार्टर सिस्टम तब तक काम करता है जब तक एक सिद्धांत या फिर एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है, जिसे बोला जाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स मतलब ये कि अगर दो लोग हैं और उनके पास में वो चीजें हैं जो एक दूसरे को चाहिए और वो उसका एक्सचेंज करने को तैयार हैं, तब बार्टर सिस्टम के तहत में ट्रेड हो सकता है और इसे कहा जाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। जैसे कि अगर लेट्स से आपके पास में टमाटर है और मेरे पास में गेहूं। अब आपको गेहूं चाहिए, मुझे टमाटर चाहिए। हमने आपस में तय किया कि वजन के हिसाब से जितना मैं गेहूं आपको दूंगा उतना ही आप मुझे टमाटर दे दो, या फिर मैं आपको एक तसला भर के गेहूं दूंगा, बदले में आप 1 किलो या 2 किलो मुझे टमाटर दे दीजिए। तो हमारी क्योंकि जरूरतें मैच करती हैं, जो मेरे पास है वो आपको चाहिए, जो आपके पास है वो मुझे चाहिए, और हमारे बीच में फिर एक एग्रीमेंट या फिर एक अंडरस्टैंडिंग हो गई, हमने सामान एक्सचेंज कर लिया। तो इस तरह से जो व्यापार या ट्रेड हुआ इसे कहा जाता है बार्टर सिस्टम का ट्रेड। और ये इसलिए हो गया क्योंकि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स जो है वो मैच कर गया। तो जब तक आपका डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड मैच कर रहा है तब तक तो कहानी ठीक है, चलती रहेगी। मगर सपोज कर लें कि आपका डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स नहीं बन रहा, मेरे पास गेहूं है मगर आपको चावल चाहिए, आपके पास टमाटर है बट मुझे आम चाहिए। ऐसे वक्त में अब हमारी क्योंकि जरूरतें मैच नहीं कर रही हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स नहीं बन रहा, तो बार्टर के तहत में ट्रेड नहीं हो सकता। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब इससे निकलने के लिए फिर क्या किया जाए? तो जैसा कि होता है कि जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो आदमी उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेता है। इसका सोल्यूशन निकाला गया मनी सिस्टम की मदद से या फिर कॉइनेज को इंट्रोड्यूस करके। अब ऐसा भी नहीं था कि जब बार्टर से ट्रेड हो रहा था तब भारत में सिक्के चलते ही नहीं थे, मगर ये ज्यादा फेमस तरीका हुआ करता था। सिक्के भी चल रहे थे, 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के आसपास में सिक्के इंट्रोड्यूस हो गए थे, बट फिर भी ये सिस्टम जो है ज्यादा फेमस था, या ज्यादा आप कह सकते हैं उस वक्त यूज में था, या ज्यादा प्रचलित सिस्टम हुआ करता था। बट जैसे जैसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की कंडीशन पूरी नहीं होने मतलब नहीं हो रही है, या फिर ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स मीट नहीं हो रहा है, तो बार्टर सिस्टम से ट्रेड हो नहीं पाएगा। ऐसे वक्त में फिर सिक्के जो है इंपॉर्टेंस गेन करते चले गए, रेलेवेंस गेन करते चले गए और प्रोमिनेंट होते चले गए। या यूं बोलना चाहिए कि आपका जो मनी सिस्टम है वो बार्टर सिस्टम के ऊपर रिलेवेंट होता चला गया, उसके ऊपर एक प्रोमिनेंस हासिल करता चला गया और वक्त के साथ में ज्यादा फेमस सिस्टम बनकर निकल कर आया। कैसे, वो हम लोग देखते हैं। तो जैसे जैसे अब लोगों को समझ में आया कि आपको दूसरे सिस्टम की जरूरत है, बार्टर सिस्टम से काम नहीं बनेगा, तो लोगों ने सिक्कों में ज्यादा जो है ट्रांजैक्शन करना शुरू कर दिया कि मुझे जो भी चीज चाहिए है मैं आपसे खरीद लेता हूं, आप एक सर्टेन अमाउंट में, मेरे पास कॉइन्स हैं, वो कॉइन्स आप मेरे से ले लो और मुझे जो भी चीज चाहिए वो आप मुझे दे दो। और अब आपके पास में सिक्के आ गए, उन सिक्कों की मदद से आपको फिर जो चीज चाहिए किसी और से जाके खरीद लो। तो इस तरह से सिक्कों ने आपके बीच में सिक्के जब एक बार आपने इंट्रोड्यूस कर दिए, मनी सिस्टम आपने जब एक बार इंट्रोड्यूस कर दिया, इसके चलते डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की जरूरत खत्म हो गई और व्यापार करना सुलभ हो गया। भले ही मेरे पास अब वो चीज नहीं है जो आपको चाहिए, आपके पास वो चीज नहीं है जो मुझे चाहिए, फिर भी हम आपस में व्यापार कर सकते हैं क्योंकि कॉइन्स वगैरह इंट्रोड्यूस हो गए। तो 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के आसपास तक कॉइनेज इंट्रोड्यूस हो गया था, मगर जैसे जैसे ये फेमस होता चला गया वैसे वैसे ट्रेड में और ज्यादा फैसिलिटेशन आपको देखने को मिलना शुरू हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो सबसे पहले सिक्के भारत में हमको देखने को मिलते हैं वो या तो चांदी के हुआ करते थे या कॉपर के हुआ करते थे, और इनको कहा जाता था पंच्ड मार्क कॉइन।
ये याद रखिएगा। 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के आसपास में सिक्के भारत में प्रचलन में आए थे, इंट्रोड्यूस हुए थे। सबसे पहले सिक्के जो इंडिया में चले भारतीय उपमहाद्वीप में हमको देखने को मिलते हैं, इन्हें कहा जाता है पंच मार्क्ड कॉइन्स, और ये या तो सिल्वर के होते थे या कॉपर के होते थे, इंपॉर्टेंट है, गोल्ड के नहीं होते थे। एक बार कहीं पे क्वेश्चन आया था कि ट्रू और फॉल्स में आपको बताना था पंच मार्क कॉइन्स सोने के होते थे या नहीं होते थे, जवाब है नहीं होते थे। 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में सोने के सिक्के भारत में नहीं चले, सिल्वर के चले थे, कॉपर के चले थे, और इनको पंच मार्क कॉइन कहा जाता था। इनकी खासियत ये होती थी कि जो भी आपका एक स्पेसिफिक डायनेस्टी है जिसका वो अपने पंच मार्क कॉइन्स निकाला करती थी, इसके ऊपर इस पर्टिकुलर डायनेस्टी का कोई ना कोई निशान बना होता था, और इन सिक्कों की मदद से फिर उसकी जो भी महाजनपद है उसमें व्यापार किया जाता था। सिंबल्स ऑफ स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज इंक्लूडिंग मौर्यास ऑन दीज कॉइन्स सजेस्ट दे वर इशूड बाय द किंग्स। तो जाहिर सी बात है, अब क्योंकि एक पर्टिकुलर महाजनपद में एक सर्टेन तरीके के पंच मार्क कॉइन्स चल रहे हैं, तो इन सिक्कों को वहां पे चलाया जा रहा है वहां के राजा के द्वारा। जैसे मौर्य हो गए तो उन्होंने अपने मगध का या फिर उनका जो अंपायर था उसमें अपने पंच मार्क कॉइन्स चला दिए, क्योंकि राजा के द्वारा चलाई गई मुद्रा है तो इसके ऊपर सबका विश्वास है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी जो आपकी महाजनपद थी उसमें उनका जो भी राजा होगा उसने अपने पंच मार्क कॉइन्स चला दिए, तो उसके चलते फिर वहां पर व्यापार वगैरह हो रहा है। अब अपने को ये आज इसलिए पता है क्योंकि मौर्यंस का जो आपका राजसी निशान होता था, सिंबल होता था, सील होती थी, वो अपने को पता है, और वही सिंबल या उसी सील वाले अपने पास में इस तरीके के पंच मार्क कॉइन्स अपने को मिल गए। तो इससे एक बात क्लियर हो गई कि भाई ये मौर्यंस के चलाए हुए सिक्के थे। इसी तरह दूसरी जो आपकी महाजनपदें थी उनके जो राजा थे उनके भी अपने को निशान या सील्स के बारे में पता चला, सिंबल्स के बारे में पता चला, उसी सिंबल या उसी सील के निशान के साथ में आपको सिक्के मिल गए। तो इससे अपने को ये पता चला कि उस राजा के चलाए हुए सिक्के हैं, और क्योंकि अपने को फिर एक अंदाजा भी लग जाता है कि इतने इतने इलाके में राज किया करता था, और उसी रीजन में आपको फिर उस तरीके के सिक्के मिल रहे हैं, तो इससे क्लियर होता चला गया कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में जो सबसे पहले भारत में सिक्के चले जिनको पंच मार्क कॉइन बोला गया, जो चांदी के या कॉपर के हुआ करते थे, सबसे पहले इनको जिन्होंने चलाया था वो उन क्षेत्रों में राज करने वाले राजा हुआ करते थे। अब वक्त के साथ में फिर धीरे 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 जब मर्चेंट्स पावरफुल होने लगे, या फिर जब उनकी श्रेणी या फिर गिल्ड्स बनने लगी, और जब इनका भी जो है एक वर्चस्व आ गया और इतने ये पावरफुल हो गए, इतने ये मजबूत हो गए कि ये राजाओं को इन्फ्लुएंस कर सकते थे, तब इस तरीके के मर्चेंट्स ने, बैंकर्स ने, एक पर्टिकुलर टाउन में रहने वाले लोगों ने अपने खुद के सिक्के चालू कर दिए। एक सर्टेन क्षेत्र में वो जो है उनका फिर प्रचलन बढ़ गया और उसकी मदद से भी ट्रेड होने लगा। जैसे कि अगर श्रेणी की बात की जाए, मर्चेंट्स ने या बैंकर्स ने अपनी श्रेणी बना ली, तो इनके सिक्के जो है पूरे क्षेत्र में चल रहे हैं जहां पे इनका व्यापार होता है। एक पर्टिकुलर कोई टाउन है उसमें खूब व्यापार होता है, तो वहां के लोगों ने अपने अपने टाउन के लिए जो है, अपने अपने शहर के लिए उन्होंने सर्टेन तरीके के सिक्के चला दिए। और जैसे आज की तारीख में मनी एक्सचेंज होता है कि पैसे के बदले डॉलर या डॉलर के बदले पैसे मिलते हैं, उसी तरह आप राजा का इशू किया हुआ पंच मार्क कॉइन लेकर आओ, उस पर्टिकुलर शहर में जितने आप राजा के इशू किए हुए पंच मार्क कॉइन लाओगे, उसके एवज में आपको एक सर्टेन अमाउंट में उस शहर में चलने वाले सिक्के मिलेंगे, और उसकी मदद से फिर आप ट्रेड कर सकते हो। तो इस तरीके से राजा के का जो आपका कॉइन था उसी की मदद से आप मर्चेंट्स के या बैंकर्स के जो सिक्के थे उसके साथ में भी एक्सचेंज कर सकते थे और व्यापार कर सकते थे। तो पॉइंट यह है कि सिक्के इंट्रोड्यूस हुए 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के आसपास पंच मार्क कॉइन के रूप में। पहले सबसे पहले राजाओं ने इशू किया, और उसके साथ में धीरे धीरे फिर इसमें और भी प्लेयर आते चले गए। जैसे जैसे सिक्के ज्यादा हुए, ज्यादा इनका सर्कुलेशन बढ़ा, ऑब्वियस सी बात थी ट्रेड और ज्यादा बढ़ गया, ट्रेड एक तरीके से आप कह सकते हैं स्वेल कर गया, और इससे और ज्यादा जो है आपको व्यापार बढ़ने के चलते भारत में और ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिखी। अब ये जो सिक्के थे इनको पंच मार्क कॉइन इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनका जो शेप था वो बड़ा सिंपल था, एक स्क्वायर के रूप में या फिर एक इस तरीके के रेक्टेंगल के रूप में, या फिर एक सर्कल के, एक सर्कल जो भी परफेक्ट एक सर्कल जैसा नहीं दिखता है, इस तरीके से आप मेटल के टुकड़े काटते थे। ये मेटल के टुकड़े या तो सिल्वर के हो सकते थे या फिर कॉपर के हो सकते थे। अब इसके ऊपर जो है आप जो भी आपके राजा का सिंबल था उसको पंच कर दिया करते थे। एक कोई सिंबल आपने इसके ऊपर पंच कर दिया, तो ये क्योंकि सिंबल आपने इसके ऊपर पंच किया था इसलिए इसके चलते इसको पंच मार्क कॉइन्स कहा जाता था। एंड इससे ये भी क्लियर हो जाता था कि राजा का इशू किया हुआ सिक्का है तो उसको लेने से कोई मना कर नहीं सकता। फोटोग्राफ देखिए, अब ये फोटो जो है इसमें ये चांदी के सिक्के हैं, इसके ऊपर अब राजा ने अपना जो भी सिंबल है उसको पंच करवा दिया, कोई पर्टिकुलर डाई के ऊपर वो अपना निशान बनाया होगा, ये छोटे छोटे मेटल के टुकड़े काटे, इसके ऊपर वो डाई रखी और खट्टे से उसके ऊपर मार दिया। अब इस तरीके से पंच कर करके ऐसे सिक्के बनाए गए, इनको मुद्रा के रूप में चलाया गया। तो भारतवर्ष में चलने वाली पहली मुद्रा या पहले सिक्के इस तरीके के पंच मार्क कॉइन्स हुआ करते थे। देखें ना, और देखिए इस पर देखिए ये एक अलग एक कॉमन सिंबल जो है इन सारे सिक्कों पे आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब किसी एक पर्टिकुलर अथॉरिटी ने इन सिक्कों को इशू किया होगा। इसी तरीके से इस पर ये जो पैटर्न है ये एक सेम पैटर्न है, बस वो अलग अलग तरीके से पंच किया गया है, तो ये किसी दूसरे राजा के द्वारा इशू किए गए होंगे। तो इस तरीके के पंच मार्क कॉइन्स अपने को काफी देखने को मिले हैं और इनका इस्तेमाल कर काफी ज्यादा जो है व्यापार होता था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज की तारीख में अपने दिमाग में ये बैठा हुआ है कि सिक्का मतलब गोल शेप होता है। मजे की बात यह सबसे शुरुआती जो एकदम अर्लीस्ट कॉइन थे वो गोल नहीं थे, वो स्क्वायर थे। यानी कि ये समझ में आता है कि ये शेप बनाना स्क्वायर या फिर ऑलमोस्ट परफेक्ट स्क्वायर या रेक्टेंगल, ये शेप बनाना कंपैरेटिवली ज्यादा आसान था बजाय अगर हम लोग ये इस तरीके के गोल सिक्कों की बात करें। सिक्के ऐसे भी मिले हैं नो डाउट, बट
अगर हम स्क्वायर शेप की बात करें या सर्कल की बात करें तो सर्कल की अपेक्षा आपको इस तरीके के सिक्के ज्यादा देखने को मिले, इस तरीके के शेप में सिक्के उतनी मात्रा में नहीं है। First coins to bear names and images of rulers were issued by Indo-Greek rulers who ruled over northwest part of subcontinent in 2nd century before common era। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में सिक्के इंट्रोड्यूस हुए। छठी शताब्दी से आपका पांचवी निकली, पांचवी से चौथी, चौथी से तीसरी, तीसरी से करते करते हम लोग आते हैं 2nd century बिफोर कॉमन एरा। लगभग लगभग 400 साल हो गए हैं भारत में सिक्के इंट्रोड्यूस हुए, और इन 400 सालों में सिक्के जो है ओवरऑल बार्टर सिस्टम को ओवरकम कर चुके हैं। ये अब बार्टर सिस्टम की जगह सिक्कों में व्यापार हो रहा है। मगर इस टाइम पीरियड तक भी पंच मार्क कॉइन्स जो है वही इस्तेमाल में थे, जिसमें आपको राजा का चेहरा या शक्ल या नाम वगैरह देखने को नहीं मिलता था। राजा का एक सिंबल होता था और वो सिंबल जो है पंच कर दिया जाता था एक मेटल के टुकड़े के ऊपर, जो या तो सिल्वर होता था या फिर कॉपर होता था, और उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। अब दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते एक और इसमें कॉइनेज की सिस्टम में बदलाव होता है। आपको पहली बार ऐसे सिक्के देखने को मिलते हैं जिसके ऊपर वो राजा जिसने इसको इशू किया है उसका चेहरा बना हुआ है और उसका नाम लिखा हुआ है। अब ये इसके पहले अब तक नहीं हुआ था। 2nd century बिफोर कॉमन एरा में इंडो ग्रीक रूलर्स जो भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के ऊपर रूल किया करते थे, वो ऐसे सिक्के चलाते हैं जिसके ऊपर राजा का चेहरा बना हुआ है और उसका नाम लिखा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वो पहले सिक्के जिसके ऊपर रूलर्स की इमेजेस बनी हुई थी और उनके नाम लिखे हुए थे, वो इंडो ग्रीक्स के द्वारा 2nd century बिफोर कॉमन एरा में चलाए गए। इंडो ग्रीक्स कौन थे मैं भी आपको बताऊंगा, मगर ये कहां रूल किया करते थे? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के ऊपर। ये देखिए, ये जो इलाका देखने को मिल रहा है, इस पूरे इलाके पे 2nd century और 1st century के टाइम पीरियड में इंडो ग्रीक्स का रूल हुआ करता था। अभी इंडो ग्रीक कौन थे? हम सब लोगों ने अलेक्जेंडर की कहानी सुनी है। अलेक्जेंडर ने भारत में हमला किया था और उसके बाद में फिर वो लौट गया था और सारी चीजें। तो अलेक्जेंडर जब वापस लौट कर गया था, पोरस के साथ में लड़ाई होने के बाद में, झेलम रिवर से जब वो वापस लौटा था, तो उसके बाद में उसका जितना अंपायर था, झेलम के पहले का जितना इलाका उसने जीता था, उसने अपने अलग अलग कमांडर्स को बांट दिया, या अलग अलग कमांडर्स को जिम्मेदारी देकर गया था कि इतने इलाके की को तुम देखोगे, इतने इलाके को तुम देखोगे, इस तरीके से। अब अलेक्जेंडर तो अपना वापस लौट गया, मगर ये लोग जो फिर यहाँ पे रह गए थे, इन लोगों ने इन इलाकों पे रूल करना शुरू कर दिया। अलेक्जेंडर की मौत के बाद में सबने अपने अपने खुद के जो है एम्पायर डिक्लेयर कर दिया, आपस में लड़ाई वगैरह करी, और एक उनमें फिर अल्टीमेटली जो जीता उसने फिर एक बड़ा इलाका जो है अपने कब्जे में लेकर आ गया। तो ये जो रूलर्स कहलाए, ये सारे के सारे इंडो ग्रीक कहलाए, क्योंकि ये सारे के सारे प्रोमिनेंटली कौन थे? ये थे वो सारे ग्रीक या मैसिडोनियन जो अलेक्जेंडर की फौज में उसके साथ में लड़ने के लिए यहाँ पर आए। मगर अलेक्जेंडर के जाने के बाद में वो यहीं के होके रह गए, वो यहाँ से गए नहीं। और उसके बाद फिर जब उसकी मौत हुई और अंपायर टूटा उसका, तो उन्होंने इतना इतना इलाका जो इनके पास आया था वो और उसके अलावा और भी इलाका कब्जा करके अपना खुद का अंपायर बना लिया, या अपने खुद की किंगडम्स डेवलप कर ली। तो ये सारे के सारे जो रूलर्स थे वो कहलाए इंडो ग्रीक्स, जो यानी कि प्रोमिनेंटली ग्रीक थे या ग्रीक लोगों के बच्चे थे जो यहाँ पे पैदा हुए थे मगर यहीं के होके रह गए, उनके लिए अपन ने इंडो ग्रीक शब्द इस्तेमाल किया। तो वो सारा जो इंडो ग्रीक्स थे वो इस इलाके में रूल किया करते थे, और इस इलाके में 2nd century से 1st century बिफोर कॉमन एरा के बीच में आपको पहली बार ऐसे सिक्के देखने को मिले जिसके ऊपर रूलर का फेस और नाम, ये दो चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये अपने को याद रखना है। देखिए फोटोग्राफ, यहाँ पे अभी रूलर है, इसका चेहरा भी इसके ऊपर बना हुआ है और ग्रीक भाषा में इसका नाम भी लिखा हुआ है। कुछ अक्षर आपको समझ में भी आ रहे होंगे क्योंकि ग्रीक भाषा लिखने के लिए भी रोमन लिपि का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे यहाँ पर ये वाई जो है वो क्लियर समझ में आ रहा है, ओ अपने को अलग समझ में आ रहा है, एन समझ में आ रहा है, आई समझ में आ रहा है। इस तरीके से कई सारे अक्षर आपको समझ में आएंगे। तो एक तरफ राजा का चेहरा बना हुआ है, दूसरी तरफ राजा की पूरे एक उसका पूरा का पूरा जो है बॉडी बना के बताई गई है और उसका नाम वगैरह जो है इस तरह से लिखा गया है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि सिक्का अभी तक अपना आकार चेंज कर चुका है। जो स्क्वायर शेप अपने को छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उतनी मात्रा में देखने को नहीं मिल रहा था, अब वो यहाँ पर जो है प्रोमिनेंटली ज्यादा देखने को मिल रहा है। ज्यादा जो है अब आपको यहाँ पे जो स्क्वायर शेप के सिक्के हैं अब यहाँ से ज्यादा कॉमन हो गए हैं, बजाय सर्कल शेप के जो सिक्के हैं वो ज्यादा कॉमन हो गए हैं बजाय स्क्वायर शेप के। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आप कह सकते हैं यहाँ पे हो रहा है। और देखिए, तो ये राजा का चेहरा और उसके ऊपर साथ में उसे यहाँ पे शिकार खेलते हुए दिखा दिया, और उसका चारों तरफ जो है उसमें उसका नाम लिखा हुआ है कि कौन सा राजा ने इसको इशू किया है। इस तरीके से काफी सारे आपके इंडो ग्रीक रूलर्स ने अपने अलग अलग सिक्के यहाँ पे चलाए थे, और इन सिक्कों को देखकर फिर इन इंडो ग्रीक रूलर्स के बारे में भी अपने को पता चलता है, किस तरीके के कपड़े पहना करते थे, कैसे ये दिखा करते थे, किस तरीके का उस वक्त में जो है पूरा आपका हिसाब किताब था, ये अपने को पता चलता है। और ये भी पता चलता है कि रोमन लिपि जो है भारत में कितनी पुरानी है, कितने वक्त से जो है इस्तेमाल हो रही है, इसके अलग अलग हिस्सों में प्रचलन में रही है। देखिए, इंडो ग्रीक रूलर्स के जो ये सिक्के चलाए गए थे, इनको अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो सिर्फ इसमें एक यही बात नहीं है कि इसके ऊपर रूलर्स का चेहरा बना हुआ है या उनका नाम लिखा हुआ है। एक इंटरेस्टिंग बात नोट करिए कि ये सारे के सारे जो सिक्के हैं वो सर्कल के शेप में है। इसके पहले जब हम लोगों ने पंच मार्क कॉइन्स देखे थे, तो इनमें एक कॉमन बात जो दिख रही है वो यह है कि ये सारे के सारे स्क्वायर शेप के हैं, या तो रेक्टेंगल के शेप में है या फिर ऑलमोस्ट स्क्वायर के शेप में।
ऐसा नहीं है कि सर्कल के रूप में हमको सिक्के नहीं मिले, मगर सर्कल के शेप में बहुत कम सिक्के देखने को मिलते हैं। तो ज्यादा कॉमन शेप या साइज है वो आपके स्क्वायर का है। मगर सेकंड सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा आते आते, यानी कि जब कॉइनेज इंट्रोड्यूस हुए भारत में लगभग 400 साल हो चुके हैं, इस बीच में एक इंटरेस्टिंग फीचर निकल कर आता है कि सिक्कों का जो शेप है भाई वो सर्कुलर रखा जाएगा। इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। अब ध्यान से देखिए, पहले वाले सिक्कों में आपको फिर भी एक आध सर्कुलर शेप का सिक्का मिल गया था और बाकी सारे रेक्टेंगल के थे, मगर इस टाइम पीरियड तक आते आते सारे के सारे सिक्के जो हैं वो रेक्टेंगुलर हो गए हैं। सारे यहाँ पर आते आते सारे के सारे सिक्के सर्कुलर हो गए, रेक्टेंगल शेप में या फिर स्क्वायर के शेप में आपको एक भी सिक्का देखने को नहीं मिल रहा। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो यहाँ पर निकल कर आता है, सिक्के बनाने के लिए अभी भी जो मेटल इस्तेमाल हो रहा है, या तो वो सिल्वर है या फिर वो कॉपर है। इस टाइम पीरियड तक भी जो प्रोमिनेंट मेटल जिसका इस्तेमाल ज्यादा मात्रा में किया जा रहा है, या तो सिल्वर है या फिर कॉपर है। जैसा कि ये कॉपर का सिक्का है, ये सिल्वर का बना हुआ है। तो इससे अपने को ये समझ में आता है सिल्वर और कॉपर का इस्तेमाल ज्यादा मात्रा में हो रहा था। सिल्वर और कॉपर का इस्तेमाल क्यों हो रहा था? इसका जवाब यह है कि सिल्वर और कॉपर ना तो बहुत ज्यादा ही महंगे हैं, डिस्प्रोपोर्शनेटली इतने ज्यादा महंगे भी नहीं कि सिर्फ कुछ ही लोग अफोर्ड कर पाए, और इतने सस्ते भी नहीं है कि कोई भी इसको अफोर्ड कर पाए। दूसरी चीज ये कि ये पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है। इनकी मात्रा ना तो बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, तो इनका इस्तेमाल हम सिक्कों के रूप में कर सकते हैं। एंड यहाँ पे क्योंकि सिक्कों की जो वैल्यू थी वो बेसिकली उनके वजन के हिसाब से होती थी, तो ऐसा मेटल जिसकी एक सर्टेन वैल्यू भी है वजन के बेसिस पर, जो बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल भी नहीं है, बहुत कम मात्रा में भी नहीं है, इतनी मात्रा में है कि उसके सिक्के चलाए जा सकते हैं, और वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, उसके अपने वजन के चलते उसका मूल्य जो है उसके बेसिस पर उसका इस्तेमाल भी हो सकता है। इसके चलते सिल्वर और कॉपर जो है वो सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं फेमस मेटल्स हुआ करते थे जिसके सिक्के छापे जा रहे थे। बट यहाँ से फिर अल्टीमेटली एक सवाल उठेगा कि भारत में फिर सोने के सिक्के कब से चलना शुरू हुए, सोने के सिक्के का प्रचलन में आए। तो अगला जो इस सवाल का जवाब है वो अगला जो चीज है हम लोग इसी के बारे में देखेंगे कि भारत में सोने के सिक्के फर्स्ट सेंचुरी कॉमन एरा में कुषाणों के द्वारा चलाए गए थे। कुषाण्स वर द फर्स्ट रूलर इन इंडिया जिन्होंने भारत में गोल्ड कॉइन्स या फिर सोने के सिक्के इंट्रोड्यूस किए थे। एक इंटरेस्टिंग बात जो निकल कर आती है, कुषाणों ने जब भारत में सोने के सिक्के चलाए या भारत में कुषाणों ने सोने के सिक्के जो इंट्रोड्यूस किए, वो उस टाइम पीरियड पे उनके जो समकालीन दूसरे अंपायर्स थे जहां पे सोने के सिक्के चल रहे थे उनसे एग्जैक्टली मैच करते हैं। एग्जैक्टली शेप और साइज में, वेट में जो है वो उनके एग्जैक्टली वो जो है मैच करते हैं। इस टाइम पीरियड पे कुषाणों के जो समकालीन हुआ करते थे, एक तो थे रोमन एम्परर्स और दूसरे थे ईरान के पार्थियंस। इन लोगों के टाइम पे भी इनके अपने अपने अंपायर्स में गोल्ड कॉइन्स चल रहे थे। कुषाणों ने जो अपने देश में या फिर अपने अंपायर में जो सोने के सिक्के चलाए हैं, वो इन रोमन एम्पायर के सोने के सिक्कों से या फिर इन पार्थियन एम्पायर के सोने के सिक्कों से वेट में, शेप में आइडेंटिकल है या फिर मैच करते हैं। इससे अपने को एक बात समझ में आती है कि शायद इन अंपायर्स के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई क्योंकि आपस में ट्रेड करना है और ट्रेड करने के लिए फिर आपको ऑब्वियस सी बात है मुद्रा की जरूरत पड़ेगी। गोल्ड क्योंकि एक एक्सेप्टेबल धातु है, इसका अपना एक वैल्यू भी है, तो इसके हम लोग अगर सिक्के बनाकर चलाते हैं तो एक्जैक्टली एक जैसे चलाओ। इससे होगा यह कि अगर रोमन एम्परर का सिक्का है उसका वजन भी उतना ही है जितना पार्थियन एम्परर का सिक्का है, और उसका वजन भी उतना ही है जितना आपके कुषाण एम्परर का सिक्का है, तो वजन के बेसिस पर, वेट के बेसिस पर उसकी जो वैल्यू है उसके बेसिस पर एक्सचेंज किया जा सकता है और उससे ट्रेड हो सकता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल कर आता है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? कुषाणों ने चलाए फर्स्ट सेंचुरी कॉमन एरा में, और इनके सिक्के इस वक्त के जो आपके रोमन एम्परर्स हुआ करते थे या फिर इस वक्त के जो पार्थियन एम्परर हुआ करते थे, उनके सोने के सिक्कों से ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं शेप में, साइज में, जिससे शायद ये समझ में आता है कि इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग थी कि ट्रेड फैसिलिटेशन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसलिए सिक्के जो है एक्जैक्टली शेप और साइज में एक जैसे चलाओ, क्योंकि जो एक्सचेंज होना है वो सोने की वैल्यू के बेसिस पे होना है। अब अगर मैं कोई रोमन व्यापारी हूं और आप अगर कोई एक इंडियन व्यापारी हूं, और हमें पता है कि हमारे जो सोने के सिक्के हैं, राजा की शक्ल भले उस पर अलग अलग हो मगर उसका वजन एक्जैक्टली सेम है, तो इसका मतलब दोनों का मूल्य एक्जैक्टली सेम है। तो उस मूल्य का फिर कोई भी सामान अगर ट्रेड करना हो तो हम आपस में ट्रेड करके वो सोने के सिक्के में हम लोग कीमत चुका सकते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग शायद इस वक्त में रूलर्स की रही होगी, इसी के चलते उन्होंने शायद ये चीज करी हो, ये इतिहासकारों का मत है। एंड ये जो सिक्के हैं जो भारत में सबसे पहले इशू करवाए गए थे फर्स्ट सेंचुरी कॉमन एरा में कुषाणों के द्वारा, ये कई सारी जगहों पे देखने को मिले हैं। नॉर्थ इंडिया के कई सारी साइट्स पे देखने को मिले हैं, सेंट्रल एशिया में कई जगहों पे देखने को मिले हैं। क्यों? क्योंकि इन इलाकों में कुषाणों का रूल हुआ करता था। अब जैसे ये पूरा नॉर्थ का इलाका और उत्तर प्रदेश का ये सारा इलाका जो है कवर, इस वक्त का जो कुषाण अंपायर हुआ करता था उसका हिस्सा हुआ करता था, तो यहाँ पर कुषाणों के सोने के सिक्के मिलना ऑब्वियस सी बात है। मगर इसके अलावा सेंट्रल एशिया का भी एक बहुत बड़ा इलाका इनके कब्जे में था, तो यहाँ पर भी इनके सोने के सिक्के मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस पूरे इलाके में कुषाणों के यहाँ से लेके यहाँ तक में, यहाँ से लेके यहाँ तक में, इस पूरे क्षेत्र में कुषाणों के सोने के सिक्के कई साइट्स पर हमको देखने को मिले। फोटोग्राफ देखते हैं, ये देखिए इस तरीके के ये सोने के सिक्के हुआ करते थे। इस तरीके के ये सोने के सिक्के हुआ करते थे, कुषाणों के द्वारा जो चलाए गए थे। ये भारत के सबसे पहले सोने के सिक्के हैं, देखिए। ये और देखिए, ये भारत के सबसे पहले सोने के सिक्के हैं, सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स हैं।
और देखिए ये सम्राट कनिष्क के वक्त के सोने के सिक्के हैं। ये जो फोटोग्राफ है, हिस्टोरियंस का मानना है कि सम्राट कनिष्क को डिपिक्ट करते हुए बनाया गया है। देखें ना। अब ये जो है वो रोमन गोल्ड कॉइन्स हैं। अब इसके पहले वाले अपने ये सम्राट कनिष्क के हो गए, और इसके पहले वाले ये सिक्के हो गए। ये सारे सिक्के किसने चलाए हैं? ये सारे सिक्के कुषाणों ने भारत में चलाए। ये भारत के सबसे पहले सोने के सिक्के हैं। और इन्हीं को, इनके शेप और साइज को देख लें और उसको फिर आप कंपेयर कर लें रोमन एम्परर्स के जो सोने के सिक्के चल रहे थे उनके साथ में। ऑलमोस्ट सेम शेप है एंड साइज भी सेम था। वजन के बेसिस पे, क्योंकि सोने की वैल्यू होती है, तो वजन भी जो है इसका एकदम एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। तो यहां से फिर वही जो बात मैंने आपको कही कि इन लोगों के बीच में शायद आपस में अंडरस्टैंडिंग थी कि एक ही जैसे शेप और साइज के सिक्के चलाने हैं, ताकि ट्रेड में कोई दिक्कत ना आए। ये अंडरस्टैंडिंग इनके बीच में आपस में रही होगी, अपने को यहाँ से पता चलता है। ये पार्थियंस के सोने के सिक्के देखिए, शेप और साइज एग्जैक्टली सेम है, वजन एग्जैक्टली आपको जो है सेम देखने को मिलेगा इनका भी। देखें, तो अब यहाँ पर अब जो सोने के सिक्के जो ये चलाए जा रहे थे, ये काफी बड़ी मात्रा में मिले हैं कुषाणों के वक्त में भी, और कुषाणों के बाद में भी सोने के सिक्के भारत में बहुत लंबे वक्त तक चले हैं। लगभग 7-8 शताब्दियों तक ये सोने के सिक्के चलते रहे। उसके बाद भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए थे, थोड़ा प्रचलन में कम आ गए थे, बट इन 6 से 7 शताब्दियों में सोने के सिक्के बहुत मात्रा में, बड़ी मात्रा में हमको देखने को मिलते हैं। अब इतनी बड़ी मात्रा में, इतने वाइड स्प्रेड लेवल पर अगर गोल्ड कॉइन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर गोल्ड कॉइन्स यूज में आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि व्यापार बहुत बड़े लेवल पर हो रहा था, और उसके लिए फिर आपको जो है बहुत बड़ी बड़ी कीमतें चुकाना पड़ रही थी। अब ये तो होगा नहीं कि आपने एक चाय पीने के बदले में सोने का सिक्का दे दिया हो, या फिर आपने 4 बोरे कहीं से गेहूं खरीदा हो तो उसके बदले में आप सोने के सिक्कों में चुका रहे हो। ये तो होगा नहीं। सोना तब भी उतना ही मूल्यवान हुआ करता था जितना आज की तारीख में होता है, क्योंकि सोना बहुत कम मात्रा में। तो जाहिर सी बात है, अब सोने के सिक्के जो इस्तेमाल होते रहे होंगे वो ऐसे व्यापार के ट्रांजेक्शन में होते होंगे जहां पे बहुत बड़ी मात्रा में सामान खरीदा गया होगा और उसकी फिर कीमत चुकाई जा रही होगी। अब इतने इनॉर्मस ट्रांजेक्शन अगर हो रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी मात्राओं में अगर व्यापार हो रहा था, तो इसका क्या मतलब बनता है? इसका एक ही मतलब बनता है कि ट्रेड जो है वो अपने मैक्सिमम पर था, ट्रेड अपने उरूज पर था एकदम, जो आप कह सकते हैं चरम, जो चरम पर था, ट्रेड अपने चरम पर जो है था, और बड़ी मात्रा में व्यापार हो रहा था। और क्योंकि भारत में कई सारे अलग अलग अंपायर्स के सोने के सिक्के बड़ी मात्रा में देखने को मिले, इसका फिर एक इंडिकेशन ये भी है कि लोग बहुत भर भर कर इंडिया से, इंडिया का जो सामान है वो खरीद कर लेकर जा रहे थे। जैसे रोमन कॉइन्स की बात की जाए, अब मैंने आपको ये फोटोग्राफ दिखाई, ये रोमन एम्परर के सोने के सिक्के हैं। कहां पर चलने चाहिए? प्रोमिनेंटली ये चलने चाहिए रोमन एम्पायर में, क्योंकि उसकी मुद्रा है। मगर इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये रोमन जो एम्परर के कॉइन है, इनके कई जगहों पर हमको होर्ड्स साउथ इंडिया में देखने को मिले। होर्ड्स का मतलब होता है जब आप बहुत सारे सिक्के या इस तरीके की किसी चीज को लेकर कहीं पर दबा दो, और बाद में फिर वो कई शताब्दियों के बाद में उसकी डिस्कवरी हो, तो उसको होर्ड बोला जाता है। तो इस तरीके के रोमन कॉइन्स के कई सारे होर्ड्स हमको भारत में देखने को मिल रहे हैं, पर्टिकुलरली साउथ इंडिया में। जिससे अपने को क्या समझ में आता है कि जरूरी नहीं था कि सोने का सिक्का अगर किसी एम्परर ने चला दिया है तो उसी के एम्पायर में वो आपको घूमता हुआ दिखे। ये उसकी बाउंड्रीज के बाहर, उसकी जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है उसके बाहर भी आपको देखने को मिल सकता है, प्रोवाइडेड द फैक्ट व्यापार में उसका इस्तेमाल हो रहा। अब क्योंकि साउथ इंडिया के साथ में बहुत बड़ी मात्रा में आपके रोमन एम्पायर का या यूरोपियंस का ट्रेड होता था, मसाले बड़ी मात्रा में लेकर जाते थे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इनके चलते काली मिर्ची को यवन प्रिय हम लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था। तो इससे एक बात क्लियर हो जाती है, बहुत साफ अपने को समझ में आता है कि व्यापार बहुत हो रहा था। और क्योंकि सोने के सिक्के बड़ी मात्रा में दिए जा रहे थे, हम लोग उसके एम्परर की शक्ल के चलते तो सोने के सिक्के लेते नहीं थे, उसके वजन के चलते उसको लेते थे। तो या इनका इस्तेमाल कर बड़ी मात्रा में ट्रेड हो रहा था। एंड एक और बात इससे समझ में आती है कि ट्रेड अब तक गोल्ड स्टैंडर्ड के ऊपर बेस्ड हो गया था। सोने का वजन के बेसिस पर आप इस्तेमाल बड़ी मात्रा में कर रहे थे ट्रांजेक्शन वगैरह में, या फिर सामान एक्सचेंज करने में। ये भी अपने को यहां से समझ में आता है। इनफैक्ट इस वक्त में स्थिति ये थी, सिक्कों का प्रचलन इतना बढ़ गया था, ट्रेड और व्यापार इतना हो रहा था कि जो ट्राइबल रिपब्लिक्स थी, जिनको चीफडम भी कई बार अपन लोग बोल सकते हैं, ट्राइबल रिपब्लिक्स या इस तरीके की जो चीफडम्स थी, ट्राइब्स जो थी, ट्राइबल लोग भी जो थे इस व्यापार से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि सबको दिख रहा था कि जितना ज्यादा आप व्यापार में इन्वॉल्व होगे उतना ज्यादा आपके पास में धन आएगा, जितना ज्यादा धन आएगा उतना आपकी प्रॉस्पेरिटी इंप्रूव होगी। तो पंजाब का इलाका अगर हम देखें, फर्स्ट सेंचुरी कॉमन एरा में पंजाब और हरियाणा के इलाके में एक बहुत प्रोमिनेंट ट्राइब हुआ करती थी, योद्धास। ये एक ट्राइबल रिपब्लिक थी, यानी कि एक ट्राइब थी एक, और इस ट्राइब में ऐसा नहीं था कि एक पर्टिकुलर राजा है तो फिर उसी का बेटा राजा बनेगा, फिर उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा। वो ट्राइबल्स आपस में किसी भी एक व्यक्ति को अपने रूलर के तौर पर चुन लेते थे, वो रूल करता था, फिर उसके बाद में फिर दूसरा चुनते थे, इस तरह से। तो एक रिपब्लिक के रूप में ये लोग अपना काम कर रहे थे। इनको भी जब दिखा कि यार इतना भर भर कर ट्रेड हो रहा है, तो इन्होंने भी फिर, और फर्स्ट सेंचुरी कॉमन एरा में ये
बेसिकली पंजाब और हरियाणा का जो इलाका इनके कब्जे में था या जहां पे रूल करते थे, ओवरऑल ये आपके कुषाणों के अंपायर का या तो हिस्सा रहे होंगे या उनके बॉर्डर बॉर्डर पे कहीं पे रहे होंगे। कुषाणों ने क्योंकि सोने के सिक्के चला दिए, यानी कि कुषाण जमकर ट्रेड कर रहे थे, अब उस ट्रेड का कुछ ना कुछ असर तो इनके ऊपर भी पड़ा होगा, कुछ नहीं तो कम से कम इन्होंने उस ट्रेड को होते हुए तो देखा होगा, और इससे इनको समझ में आया होगा कि ट्रेड करने का कितना फायदा है। एंड इस ट्रेड को करने के लिए आपका ट्रांजेक्शन के लिए आपको सिक्के चलाना जरूरी होते हैं। तो अपने को ट्राइबल रिपब्लिक्स तक के जो है कॉइन देखने को मिलते हैं, जैसे ये योद्धास जो पंजाब और हरियाणा की एक प्रोमिनेंट ट्राइब हुआ करती थी, इन्होंने खुद के अपने सिक्के जो हैं वो चला दिए थे। तो इससे ये भी समझ में आता है कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में सब लोग जो है इंटरेस्टेड थे, ट्राइब्स तक जो है इससे अछूती नहीं थी, सब इसका फायदा उठाना चाह रहे थे, और ये एक तरीके से गोल्डन पीरियड चल रहा था ट्रेड की अगर बात की जाए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी के चलते इस वक्त का जो भारतीय समाज है इसमें बहुत गरीबी की बातें, बहुत भुखमरी की बातें, इस तरीके की चीजें हमको लिटरेचर में देखने को नहीं मिलती। इतना व्यापार हो रहा है तो समाज में वो ट्रिकल डाउन करके लास्ट तक जाएगा। ये नहीं हो सकता कि कोई एक आदमी सारा पैसा लेके बैठ जाए और दूसरे भूखों मर जाए। और ये चीज यहाँ से भी क्लियर होती है, बाकी जो अपने पास में टेक्सुअल डॉक्यूमेंट है उससे भी समझ में आता है कि इस टाइम पीरियड पे लोगों की बहुत बुरी स्थिति नहीं थी, वेल टू डू कंडीशन थी, बहुत एक्सट्रीम किस्म की पॉवर्टी के कोई जिक्र अपने को इस टाइम पीरियड में देखने को नहीं मिलते, क्योंकि बड़ी मात्रा में एक्सचेंज, बड़ी मात्रा में ट्रेड, बड़ी मात्रा में व्यापार और बड़ी मात्रा में सोने का और कॉइन्स का जो है एक्सचेंज या आदान प्रदान चल रहा था। देख लीजिए, ये योद्धास के कॉइन है, ये इन्होंने कॉपर के कॉइन इशू किए हैं, ये योद्धास के कॉइन है, देखें ना। तो इस तरीके के सिक्के वगैरह बना के ये भी जो है ट्रेड कर रहे थे, अपने ट्राइब का जो इलाका था वहां पे व्यापार को बढ़ा रहे थे, और इस जो व्यापार हो रहा था इनके आसपास उससे फायदा उठाने की कोशिश ये लोग भी कर रहे थे। Some of the most spectacular gold coins were issued by Gupta rulers. The earliest ones are known for their purity. These coins facilitated long distance trade and from this kings were also benefited. तो हालांकि भारत में सोने के सिक्के पहली शताब्दी कॉमन एरा में इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किए गए थे? कुषाणों के द्वारा किए गए थे, मगर भारत में जो सबसे अच्छी क्वालिटी के, सबसे शानदार, सबसे खूबसूरत और सबसे स्पेक्टेकुलर किस्म के जो सोने के सिक्के इशू किए गए या चलाए गए, वो चलाए गए हैं गुप्ता रूलर्स के द्वारा। ये याद रखिएगा, कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि भाई सोने के सिक्के गुप्ता रूलर्स ने शुरू किए थे, नहीं, सोने के सिक्के शुरू किसने किए थे? कुषाणों ने पहली शताब्दी कॉमन एरा में शुरू किए थे, मगर सबसे अच्छी क्वालिटी के, सबसे शानदार और स्पेक्टेकुलर किस्म के जो सोने के सिक्के थे, उसके ऊपर जो चित्रकारी है, नक्काशी है, जो भी उस पे जो इमेजेस वगैरह बनाई गई हैं, वो सबसे बढ़िया आपको जो देखने को मिलती हैं वो मिलती हैं गुप्तास के टाइम पीरियड में जो सोने के सिक्के आए थे उन कॉइन्स के ऊपर। इसमें भी जो गुप्ताओं के जो अलग अलग रूलर्स ने सोने के सिक्के इशू किए हैं, उसमें सबसे अर्लीस्ट जो गुप्ता कॉइन्स हैं उनमें सोने की मात्रा ज्यादा है, उनकी जो प्यूरिटी है वो ज्यादा है। जैसा कि आपको पता ही है, सोना भी कई सारी उसकी जो क्वालिटी है उसमें भी फर्क होता है, 24 कैरेट का सोना होता है, 22 कैरेट का होता है, 20 का होता है, इस तरीके से। तो जो सबसे शुरुआती सोने के सिक्के चलाए गए थे गुप्ताओं के द्वारा, सबसे आपके जो अर्लीस्ट गुप्ता रूलर्स के जो कॉइन्स थे, उसमें हमको जो प्यूरिटी है वो ज्यादा मिलती है, सोने की जो मात्रा है वो ज्यादा मिलती है, उसमें चांदी या कॉपर कम मात्रा में मिलाया जाता था। तो एक ये भी चीज है। एंड क्योंकि इन कॉइन्स की मदद से मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल ट्रेड भी हो रहा था, लॉन्ग डिस्टेंस पे आपको ट्रेड करना है तो सोने के वजन के बेसिस पे आप जो इन कॉइन्स को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर इस्तेमाल करते थे। इससे किंग्स को भी बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था, क्योंकि आप सिक्के चला रहे हो तो एक तो यह है कि इनका अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में इस्तेमाल हो रहा है तो आपका एक नाम बन रहा है, आपका एक यशगान हो रहा है। दूसरा यह कि अगर आपके सिक्के इतना इतना दूर तक पहुंच रहे हैं, इसका मतलब आपके व्यापारी बहुत दूर तक पहुंच रहे हैं, या फिर दूर के व्यापारी आपके यहाँ पर आ रहे हैं और आपके यहाँ व्यापार कर कर व्यापार वगैरह कर रहे हैं, इसी के चलते फिर उनके साथ ये सोने के सिक्के कहीं और पहुंच गए। मतलब यह है कि इससे एक बात समझ में आती है कि ट्रेड आपके यहाँ पे काफी बड़ी मात्रा में हो रहा है, एंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी कीर्ति बढ़ रही है, आपके यश का गुणगान हो रहा है, और आपकी इकोनॉमी जो है उसको फायदा मिल रहा है, आपका अंपायर जो है वो काफी ज्यादा समृद्ध अंपायर है। ये भी इन पर्टिकुलर सोने के सिक्कों से अपने को समझ में आता है। तो ये जो शानदार किस्म के जो स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन्स इन गुप्ता रूलर्स ने चलाए थे, एक एक करके हम इनको देखते हैं। ये देखिए, अब ये वाले जो सिक्के हैं और इसके पहले जो कुषाणों के हमने सिक्के देखे थे, इसमें जो बेसिक डिफरेंस निकल कर आता है, इसके ऊपर जो नक्काशी की गई है, इसके ऊपर ये जो इमेज बनाई गई है, ये ज्यादा साफ है, ज्यादा क्लियर है। इस फोटोग्राफ में जो इन्फॉर्मेशन है वो ज्यादा निकल कर आती है। एक तो हमको ये समझ में आता है कि राजा ने देखिए कान में कुंडल पहन रखा है, कि मैं लाल कलर ले लेता हूं, ज्यादा अच्छा दिखेगा। ये जो राजा है इसने लाल कलर ये कुंडल पहन रखा है, एक तो ये समझ में आता है। दूसरा, इसने हाथ में कोई एक दंड पकड़ रखा है, ये पता चल रहा है। राजा के साथ में उसके जो है सोल्जर्स भी हैं, उनके हाथ में इस तरीके से एक हाथ में एक दंड है जिसके ऊपर एक अर्ध चंद्राकार कुछ इन्होंने बना रखा है, ये एक बात क्लियर होती है। इसके ऊपर अब जो भी कुछ लिखा गया है, यहाँ पर जो इंस्क्रिप्शंस आपको लिखे हुए देखने को मिल रहे हैं, ये लिपि आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर समझ में आ रही है, अक्षर ज्यादा अच्छे समझ में आ रहे हैं। यहाँ पे राजा किसी तरीके का कोई शायद रिलीजियस सेरेमनी कर रहा है, वो आपको बहुत अच्छे से देखने को मिल रही है। प्लस ये क्योंकि जो शुरुआती गुप्ता कॉइन्स हैं तो इनकी जो क्वालिटी है वो ज्यादा है, इसमें आपको सोने की जो मात्रा है वो ज्यादा देखने को मिल रही है। वैसे तो आपको पता ही होगा, बट फिर भी बता देता हूं कि सोना जो है उसमें या तो आप कॉपर मिलाते हो या फिर आप सिल्वर मिलाते हो, तो उससे उसकी प्यूरिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, असर आता है।
उसका जो पीलापन है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है, आपको हल्का सा जो है उसमें व्हाइटनेस देखने को मिलने लगती है, डिपेंडिंग अपॉन की कितनी मात्रा में कॉपर या फिर कितनी मात्रा में सिल्वर को मिलाया गया। तो शुरुआती कॉइन्स में क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में गोल्ड होता था, तो उसके चलते उसका पीलापन भी अच्छा खासा जो है मेंटेन रहता था, एंड उसकी प्यूरिटी जो है अच्छी थी, उसके ऊपर जो शेप्स और बाकी सारी चीजें बनाए गए वो भी ज्यादा सुंदर है इसके पहले वाले जो आपके सिक्के चल रहे थे उनकी अपेक्षा। यहाँ से आपको हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, ज्यादा चीजें समझ में आती है। एक और देखिए, आप इस पर देखिए, ये जो फोटोग्राफ है इस पर अब घोड़े की जो है कितनी अच्छी आकृति बनाई गई है, कितना खूबसूरती से इसको जो है इसके ऊपर बना के तैयार किया गया है। प्लस इसके ऊपर फिर जो ये लिखी गई है, जो लिपि है, जो भाषा लिखी गई है, उसके अक्षर बहुत ज्यादा क्लियर है, तो पढ़ने में आसानी होती है। इसी तरह से यहाँ पर एक महिला या फिर एक देवी का जो है आकार बनाया गया है, उन्होंने शायद अपने हाथ में कोई गदा पकड़ रखी है इस तरीके से। तो ये इस और इसके चारों तरफ में कुछ लिखा गया है, तो स्पेक्टेकुलर कॉइन है, इमेजेस वगैरह बहुत अच्छे से इसके ऊपर पे बनाई गई हैं, और इन साफ इमेजेस की मदद से ये जो इमेजेस हैं जो बहुत ज्यादा क्लियर आपको देखने को मिल रही हैं, इससे एक बात और अपने को समझ में आती है कि कॉइनेज जो है अपने आप में इवॉल्व कर गया है। कॉइनेज अपने आप में इवॉल्व कर गया है, और ये इवोल्यूशन इसके ऊपर जो चित्रकारी है, जितना अच्छे से ये जो आकृतियां उकेरी गई हैं, उससे अपने को समझ में आ रही है। और फोटोग्राफ देखिए, अब ये फोटोग्राफ तो अपने आप में जो है आपको मानना पड़ेगा कि गुप्तास के टाइम पीरियड पे जो आपकी नकाशी हो रही है सिक्कों के ऊपर, उसका अपने आप में एक जबरदस्त नमूना है। कितना अच्छे से जो है ह्यूमन बॉडी को बनाया गया है, उसके एक-एक पार्ट अलग से दिख रहे हैं। इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो चेहरे का जो चेहरा उकेरा गया है, इतना अच्छे से उकेरा गया है कि आपको उसके जो भाव हैं वो तक समझ में आ रहे हैं कि ये जो राजा है या फिर जो भी व्यक्ति का चित्र बनाया गया है, वो हँस रहा है, वो मुस्कुरा रहा है, वो खुश है। आपको ये चीज़ जो है यहाँ पे साफ-साफ समझ में आ रही है, देखने को मिल रही है। तो इतने अच्छी किस्म के जो है इतनी बढ़िया क्वालिटी के सोने के सिक्के इस वक़्त में चलाए जा रहे थे गुप्ता रूलर्स के टाइम पीरियड पे। तो यहाँ से एक बात अपने को ध्यान रखनी है, ये चीज़ अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन्स वगैरह पूछे जाएँगे। इसलिए ये चीज़ अपने को अच्छे से ध्यान रखनी है। इसको एकदम बहुत अच्छे से अपने को पढ़ लेना है। भारत में सिक्के कब चले थे? सबसे पहले सिक्के जो भारत में चले थे, वो चले थे 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में। इन सिक्कों को क्या नाम दिया गया था? पंच मार्क कॉइन्स। पंच मार्क कॉइन क्यों बोला गया था? कि कॉपर पे या कॉपर के या फिर सिल्वर के छोटे-छोटे टुकड़े बनाए जाते थे प्रोमिनेंटली स्क्वायर शेप के, उसके ऊपर राजा अपना सिंबल पंच कर देता था और उसको फिर मुद्रा के रूप में चलाया जाता था। तो ये आपके पंच मार्क कॉइन्स हुआ करते थे। लगभग 400 साल तक चले। फिर आई आपकी 2nd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा। 2nd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में पहली बार भारत में ऐसे सिक्के चले हैं या फिर ऐसे सिक्के देखने को मिले जिनके ऊपर आपके रूलर का चेहरा बना हुआ था और उसका नाम लिखा हुआ था। प्लस इस टाइम पीरियड तक आते-आते सिक्कों का शेप भी चेंज हो गया और स्क्वायर की जगह सर्कुलर शेप के सिक्के जो हैं वो प्रचलन में आ गए थे। सबसे पहले ऐसे सिक्के जिसके ऊपर रूलर का नाम और चेहरा बना हुआ है वो चलाए थे इंडो ग्रीक्स। और इस पूरे टाइम पीरियड में अभी भी जो सिक्के चल रहे थे वो या तो कॉपर के ऊपर चलाए जाते थे या फिर वो सिल्वर के बनाए जा रहे थे। इसके बाद आती है 1st सेंचुरी कॉमन एरा। 1st सेंचुरी कॉमन एरा में भारत में पहली बार सोने के सिक्के चलाए गए। सबसे पहली बार भारत में सोने के सिक्के देखने को मिलते हैं। किसने इशू किए थे? ये इशू किए थे कुषाण ने। कुषाण रूलर्स ने इन सिक्कों को इशू किया था, और इसके बाद में फिर हम लोग 4th सेंचुरी तक पहुंचते हैं। 4th सेंचुरी कॉमन एरा, गुप्ता रूलर्स ने भारत के सबसे शानदार, सबसे स्पेक्टेकुलर, सबसे खूबसूरत किस्म के सोने के सिक्के इंट्रोड्यूस किए थे, जो उनके ऊपर बनाई गई आकृतियों के लिए, उनकी नक्काशी के लिए, उनके ऊपर जो भी आकृतियां उकेरी गई थी उसके लिए अपने आप में बहुत ज्यादा याद किए जाते हैं। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है भारत में सोने के सिक्कों का इतिहास, या भारत की में फॉर दैट मैटर सिक्कों का इतिहास, कॉइनेज का इतिहास, मनी का इतिहास है। इसको अपने को ध्यान रखना है। चलें आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम 6th सेंचुरी कॉमन एरा ऑनवर्ड्स वी फाउंड gold coins taper off. Does it mean economic crisis? Historians are divided on this issue. Some suggest that while the collapse of Western Roman Empire, long distance trade declined, thus it affected prosperity of Indian subcontinent who benefited from this trade. तो छठी शताब्दी कॉमन एरा आते आते अब हमको ये देखने को मिलता है कि सोने के सिक्के जो हैं वो टेपर ऑफ कर गए हैं। सोने के सिक्के आपको उतनी ज्यादा मात्रा में अब देखने के लिए नहीं मिल रहे। तो इस पर एक सवाल उठेगा कि भाई सोने के सिक्के बहुत बड़ी मात्रा में चल रहे थे, इसका मतलब खूब सारा व्यापार हो रहा था, इकोनॉमी जबरदस्त तरीके से चल रही थी। तो अब अगर सोने के सिक्के छठी शताब्दी कॉमन एरा आते आते आपको उतनी मात्रा में देखने को नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त में आपका इकोनॉमी जो है इतनी अच्छी नहीं चल रही, इकोनॉमी में क्राइसिस आ गए। अब क्या इसका यही मतलब है या इसका कोई और मतलब बनेगा? इस सवाल के ऊपर हिस्टोरियंस के अपने अलग-अलग मत है। कुछ का कहना है कि इसका यही मतलब बनता है कि सोने के सिक्के अगर आपको छठी शताब्दी कॉमन एरा के बाद में बहुत कम मात्रा में देखने को मिल रहे हैं, प्रचलन में उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसका मतलब व्यापार उतना ज्यादा नहीं हो रहा है। भारत में इस वक्त में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था, आर्थिक तौर पर हमको मंदी जो है वो देखने को मिल रही थी। एंड इसके पीछे वो लॉजिक ये देते हैं कि इस टाइम पीरियड पे जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था वो कोलैप्स कर गया था। तो क्योंकि वेस्टर्न रोमन एम्पायर के साथ में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होता था और यहाँ और वेस्टर्न रोमन एम्पायर वाली जो है वो बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के लेकर
लेकर आया करते थे, उस सोने के सिक्कों को फिर पिघलाकर शायद अपने सोने के सिक्के बनाए जाते होंगे, उस पर अपना चेहरा चिपका के फिर उनको चलाया जाता होगा। तो क्योंकि अब वहां से व्यापार उतना हो नहीं रहा है, अंपायर कोलैप्स कर गया था वेस्टर्न रोमन अंपायर, तो सोना आ नहीं रहा है, उतना ज्यादा सोना नहीं आ रहा, तो उतने ज्यादा शायद सिक्के नहीं बन रहे होंगे। तो तो क्योंकि आपकी प्रोस्पेरिटी जो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट की इफेक्ट हो गई, ट्रेड जो है उतना हो नहीं रहा, तो ऑब्वियसली बात है फिर सोना जो है उसका लोगों ने उसके जो है सिक्के आपके प्रचलन में कम हो गए, उतना ज्यादा ट्रेड नहीं हो रहा है, तो इसके चलते आपको ये टेपर ऑफ करते हुए दिखता है, इतनी ज्यादा मात्रा में नजर नहीं आते। तो ये जो है कुछ हिस्टोरियंस का मत है। कुछ का कहना है इससे थोड़ा सा उल्टा है। कुछ का कहना यह है या उनका काउंटर आर्ग्यूमेंट यह है कि इस टाइम पीरियड पे नए नए और ज्यादा शहर जो है वो निकल कर आ रहे थे, और ज्यादा जो है आपके नए नए ट्रेड रूट डेवलप हो रहे थे, तो हो सकता है कि उन नए शहरों के बनने के चलते और उन नए ट्रेड रूट्स के डेवलप होने के चलते ट्रेड जो है उस पर्टिकुलर इलाकों में जो है शिफ्ट हो गया हो, ट्रेड उन इलाकों में शिफ्ट हो गया होगा। तो हालांकि यहाँ पर शायद आपको उतना डिसलाइन देखने को मिल रहा हो, बट वो सारा का सारा ट्रेड इंडियन सबकॉन्टिनेंट के शायद किसी दूसरे इलाके में शिफ्ट हो गया होगा। साथ ही साथ इनका तो ओवरऑल आप ये नहीं कह सकते कि पूरे के पूरे भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था और इसके चलते सोने के सिक्के दिखने में कम हो गए। दूसरा इनका कहना यह है कि हालांकि छठी शताब्दी कॉमन एरा और उसके बाद के टाइम पीरियड में सोने के सिक्के कम मात्रा में मिले हैं, मगर फिर भी इनका जिक्र इस टाइम पीरियड में जो इंस्क्रिप्शंस लिखे जा रहे थे, जो इसमें इस वक्त में जो काव्य लिखे जा रहे थे, जो टेक्स्ट लिखे जा रहे थे, उसमें इनका जिक्र देखने को मिलता है। तो ये नहीं हो सकता कि कोई चीज जब उतनी ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं हो रही है तो भी उसका बार बार आपको इंस्क्रिप्शंस में या फिर इस तरीके के टेक्स्ट में इस टाइम पीरियड में जिक्र देखने को मिला, जिक्र देखने को मिले। हो सकता है, ऐसा इतिहासकारों का मत है कि सोने के सिक्के इस वक्त में भी खूब चल रहे हैं, मगर क्योंकि सोना जो है पिघला के दूसरी चीजें बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वो प्रचलन में रहे होंगे, उसके बाद में लोगों ने उनको कहीं पे गाड़ नहीं दिया, उन्होंने फिर सोना पिघला लिया और पिघला के उसका कोई और सामान बनाकर इस्तेमाल करने लगे। इसलिए बाद के वक्त में हमको उस टाइम पीरियड के सोने के सिक्के नहीं मिलते। हो सकता है इस टाइम पीरियड पे खूब सोने के सिक्के चल रहे हो, बट उनको बाद में पिघला लिया गया हो, उनकी मेल्टिंग कर दी गई हो और उनका किसी और चीज में इस्तेमाल हो गया, तो वो हमको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि उनका जिक्र जो है इंस्क्रिप्शंस और टेक्स्ट में काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये भी जो है एक मत है। अब इस बात को लेकर काफी ज्यादा जो लोग हैं वो डिवाइडेड है। इनका कहना क्या है, सर्कुलेशन में थे, पिघला लिए गए, होल्ड नहीं किया गया, गाड़ के नहीं रखा गया, तो देखने को नहीं मिलते, मगर ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उसके बेसिस पे पता चलता है कि सिक्के तो चल रहे थे, भले ही वो बाद में कम मिलते हो, बट चल रहे थे, वो अपने को पता चलता है। कुछ लोगों का कहना यह है कि नहीं, व्यापार कम हो गया तो इसके चलते वो जो है सिक्के प्रचलन में कम हो गए। तो ओवरऑल कुछ भी हो, जवाब शायद इन दोनों के बीच में कहीं पर जो है लाई करता है, कहीं ना कहीं इसके बीच में आपको इसका जवाब देखने के लिए मिलता है। तो ये जो है इस तरीके से कॉइन्स वगैरह के बारे में जो भी बातचीत अपने को करनी थी वो यहाँ पर अपनी खत्म होती है। कॉइनेज वगैरह और इसका भारत के समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, किस तरह से ट्रेड बढ़ा, किस तरह से इसका फैसिलिटेशन वगैरह हुआ, वो सारी चीजें अपन लोगों ने यहाँ पर देखकर खत्म करी। चले आगे बढ़ते हैं।